बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के अंदर वो होगा बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉइलिंग हो कैसे रही है। ये देखें आपके पास, आप इसको हीट कर रहे हैं, वाटर में से ये बबल्स हैं जो सरफेस पे जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर जो वाटर है वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट होकर वेपर्स बनाकर गैस की फॉर्म में निकल गया। अब ये है आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल जिसके अंदर ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके पास इस तरह से रेंडमली मूव करते हैं लिक्विड फॉर्म में। अब क्या हुआ कि आपने इसको दिया हाई टेम्परेचर, तो ये क्या हुआ कि वेपर्स में कन्वर्ट हुए, यानी स्प्रेड आउट हो गए, तो बना दिए इन्होंने वाटर वेपर्स। अब ये वाटर वेपर्स और ये ब्लैक स्पेस सारी की सारी क्या है, एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि स्पेस दरमियान में मॉलिक्यूल्स के बढ़ गई। अब ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा आपने देखे कि मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं वाटर के। अब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से वो स्प्रेड आउट होना शुरू हुए, यानी कि वेपर्स बनना शुरू हुए, तो क्या हुआ कि इनके दरमियान आ गई एम्प्टी स्पेसेस। ये एम्प्टी स्पेसेस बेसिकली आपके पास हैं बबल्स। अब आपने बॉइलिंग देख ली, अब हम बेसिकली देखते हैं कि इसमें हुआ कैसे था, क्या हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या था कि एक लिक्विड पड़ा हुआ था, आराम से बैठा हुआ था, आपने उसको कुछ भी नहीं किया था, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे थे, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं थी। फिर क्या हुआ कि आपने उसको दिया टेम्परेचर। जब आपने उसको टेम्परेचर दिया तो फिर क्या हुआ, टेम्परेचर देने से क्या होता है, आपने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब आपने क्या किया कि आपके पास लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स आराम से बैठे हुए थे, पड़े हुए थे, हल्का हल्का मूव कर रहे थे। आपने उनको दिया टेम्परेचर। टेम्परेचर देने की वजह से क्या हुआ कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, इसका मतलब उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, स्पीडली हो गई, जिसकी वजह से वो सरफेस पे बहुत जल्दी रीच होना शुरू हो गया। और आपने पढ़ा था कि जब मॉलिक्यूल सरफेस पे रीच करते हैं तो वो क्या होते हैं कि इवेपोरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उनको चाहिए होता है कि हम बाहर को निकल जाएँ। तो अब आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा वेपर्स बनना शुरू हो गए हैं, तो उनकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो ज़्यादा हो गया है। तो अब आप इतना टेम्परेचर बढ़ाते जाएँ कि आपके पास अगर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जितना प्रेशर आपने बाहर से उस चीज़ पर लगाया हुआ है। जैसे आपने सी लेवल पर आप बैठे हुए हैं, यानी कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो अगर आपने इतना टेम्परेचर दे दिया है कि वो आपके पास लिक्विड का वेपर प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर हो गया है, तो आपके पास वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। वो उसका होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि बबलिंग एक्चुअली होती क्यों है। बबलिंग मीन जो आपके पास लिक्विड बॉयल होता है तो उसमें से बबल्स क्यों बाहर को आ रहे होते हैं। ये वैसे तो अभी आपने जो पीछे मैंने आपको वीडियो के थ्रू समझाया उसमें थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई होगी, फिर भी देख लेते हैं। अब ये देखें, आपके पास लिक्विड पड़ा हुआ है, उसको आपने किया हीट। जब आपने उसको हीट किया, यानी कि अब स्टार्टिंग में आप हीट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उसके वेपर्स बन रहे हैं, हल्के हल्के वेपर्स बन रहे हैं, कोई उनसे कोई इतना खासा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फिर क्या हुआ कि आप उसको इतनी ज़्यादा एक्सेसिव हीट दे रहे हैं कि वो उसकी हीट जो है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हो गई है। तो क्या हुआ कि उसके जो वेपर्स हैं वो बहुत सारे यहाँ से निकल गए। तो वो जिस जगह से निकले वहाँ पर एक एम्प्टी स्पेसेस छोड़ गए हैं, और आपको पता है एयर की डेंसिटी वाटर से क्या होती है, कम होती है, तो वो ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं। तो बबल्स क्या हुए, सरफेस पर आ गए। तो इस तरह से बबलिंग जो है वो आपके पास क्रिएट हो गई। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा वेपराइजेशन होगी और उतना ही ज़्यादा आपके पास बबल्स बनेंगे। अब आपकी बुक पर एक वर्ड यूज़ हुआ, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये बेसिकली वो हीट है जो आपको चाहिए ताकि आपका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो कोई भी लिक्विड है, आपने जितना उसको टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ तक कि उसका वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस वक्त जितनी हीट उस लिक्विड ने एब्जॉर्ब कर ली है वो उसकी हीट कहलाती है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम देखते हैं कि आपके पास टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, मतलब सारे प्रोसेस के अंदर। अब आपके पास पहले एक लिक्विड पड़ा हुआ था, नॉर्मली पड़ा हुआ था, वो हल्का हल्का वेपोराइजेशन कर रहा था नॉर्मली स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद। फिर आपने क्या किया, उसको हीट दी। जब आपने हीट दी तो आपके पास वेपर्स बनना शुरू हो गए। अब ये स्टेप में क्या हो रहा है कि पहले टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर बढ़ गया। अब क्या हुआ कि आपने मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वेपोराइजेशन का प्रोसेस बढ़ता जा रहा है। अब क्या हुआ कि आपके पास इन तीनों प्रोसेस में आपने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वेपोराइजेशन का प्रोसेस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब जब ये आपके पास इंक्रीज़ हो गया, फिर क्या होगा,
अब सपोज़ इतना टेम्परेचर आपने बढ़ा लिया है कि अब आपके पास जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो गया बाहर के प्रेशर के, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो नॉर्मल प्रेशर आपकी जगह पर मौजूद है। तो अब क्या होगा आपके पास, अब टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा, लिक्विड का टेम्परेचर राइज़ करना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो लिक्विड्स के जो वेपर्स निकलते हैं वो पीछे अपने बबल्स छोड़ते हैं। वो बबल्स क्या करते हैं, जो आपके पास एक्सेसिव हीट बन रही होती है ना वेपर्स की, उसको लेके एटमॉस्फेयर में निकल जाते हैं। तो जब वो निकल जाते हैं तो बेसिकली जितनी हीट उसको नीचे से अब एक्सेसिव मिल रही होती है इस बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर, वो सारी की सारी हीट बबल्स और वेपर्स की फॉर्म में उसमें से निकलती भी जाती है साथ साथ। तो जब वो नीचे से मिल रही है और ऊपर से निकलती जा रही है और लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन करके बैठा है, तो टेम्परेचर ओवरऑल आपका क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया, उसमें चेंज नहीं आ रहा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वाटर पहले तो ये कि आपके पास कितनी आपको हीट चाहिए कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वो है 40.6 किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी आपको, यानी इतनी हीट आपको पानी को देनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो पानी बॉयल होना स्टार्ट होगा। और ये इतनी हीट मोस्टली तब होती है जब आपके पास जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है वाटर। अब आपके पास नेक्स्ट है कि आपके पास मुख्तलिफ तरह के लिक्विड्स का ग्राफ एक बुक पे दिखाया हुआ है, जो इसको ड्रा किया हुआ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की बेस पर। तो आपके पास उन्होंने दिखाया है कि आपके पास जो वाटर है उसने वेपोराइज होना कब स्टार्ट किया है, यानी कि थोड़े थोड़े उसके वेपर्स बनना कब स्टार्ट हुआ है, 4.8 टॉर इतने प्रेशर पर। और उसके बाद डाईइथाइल ईथर था, उसकी वेपोराइजेशन स्टार्ट हुई है कोई 200 टॉर के अराउंड अबाउट। तो इसका मतलब है कि जो वाटर है उसने वेपोराइजेशन जो है वो लो टेम्परेचर पर, यानी लो प्रेशर पर ज़्यादा दिखाइए। अब क्या हुआ है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इसका, लेकिन क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, और डाइथाइल ईथर का है बॉइलिंग पॉइंट 344.6 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि जो आपके पास वाटर है वो हाई टेम्परेचर पर जाकर उसका जो है वो वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्यों? क्योंकि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती हैं, पानी की स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपने पढ़ा है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग तो H2O के मॉलिक्यूल के दरमियान होती ही है। तो जबकि आपके पास जो डाइइथाइल ईथर है इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी वीक है मॉलिक्यूल्स की आपस में, जिसकी वजह से वो जल्दी वेपोराइज हो रहा है और जल्दी उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ है और वो बॉइलिंग पॉइंट के उसका जो है वो रीच कर गया, जल्दी रीच कर गया। तो ये चीज़ है आपके पास। अब नेक्स्ट हम ना इसके बाद पढ़ेंगे प्रेशर का इफ़ेक्ट। नेक्स्ट आपके पास जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम प्रेशर का इफ़ेक्ट पढ़ेंगे इस चीज़ में। अभी के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।